हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5, दैट इज कंज्यूमर राइट्स। ओके, अब जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये लेक्चर सीरीज में हम हर एक चैप्टर यानी कि इकोनॉमिक्स के हर एक क्लास के हर एक चैप्टर बाय चैप्टर का टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे ताकि हम वेरियस एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया या एसएससी हो गया, उसके लिए अच्छे इन अ कंफर्टेबल वे में हम उस पर अपियर कर सके। एंड दी एडेड एडवांटेज इज़ कि एनसीईआरटी में फैक्ट्स को अपडेट नहीं किया गया है, हम वो सारा लेटेस्ट ट्रेंड से उसको अपडेट करके लाएं अलॉन्ग विद दी एग्जांपल्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टुडेज लेक्चर, दैट इज कंज्यूमर राइट्स। तो इसके लिए एक केस स्टडी कर लेते हैं। अब केस स्टडी में जो बेसिक सिनेरियो हमें समझना है वो ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया इन 1947। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो यहाँ पे कंज्यूमर मार्केट या फिर हम कह सकते हैं कि जो इकॉनमी है वो इवॉल्व होने लग गई। तो वंस इकॉनमी इवॉल्व होने लग गई तो इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और इसके साथ इकॉनमी में एक कंज्यूमर की डिमांड आना स्टार्ट हो गई। अब जैसे जैसे हम जैसे इंडिपेंडेंट हुए तो उस तरीके से हमारे सोसाइटीज़ इवॉल्व हुई, कल्चर इवॉल्व हुआ, एंड उसके बेसिस पे हमारा कंज्यूमर की डिमांड इवॉल्व होने लग गई। तो जब कंज्यूमर की डिमांड इवॉल्व होने लग गई, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए तो इंडिया में एक पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन आया, तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी तो वापस डिमांड इवॉल्व हुई, एंड एट द एंड प्रेशर कहाँ पे आया? प्रेशर आया ऑन दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, की यहाँ पे प्रोडक्शन पे प्रेशर आया। तो जब प्रोडक्शन पे प्रेशर आया तो ये कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए सप्लाई लानी पड़ी जो कि इतनी थी नहीं, और उसके चलते क्या हुआ कि इकोनॉमी में ब्लैक मार्केटिंग होने लग गई, राइट? क्योंकि हमारे पास शॉर्टेजेस थे, और शॉर्टेजेस जब हो रहा है कि देयर इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, तो ऑब्वियसली वहाँ पे इन्फ्लेशन होगा, प्राइस राइज हो जाएगी। तो जब प्राइस राइज होगा तो ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगा, ब्लैक होर्डिंग हो जाएगा, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होने लग गया था, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ था कि जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर के साथ चीट होने लग गया था। कंज्यूमर के साथ कौन से वे में चीट हुआ? वेरियस वे में चीट हुआ। फर्स्ट ऐसा था कि फेयर प्राइजेस नहीं लगाए जा रहे थे, ठीक है? फिर क्वालिटी को सब स्टैंडर्ड कर दिया गया था, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस मिसलीडिंग एड स्टार्ट कर दिए थे। सो ऑल दीज फैक्टर्स लेड टू द मिसमैनेजमेंट ऑफ द कंज्यूमर। दैट मीन्स कि कंज्यूमर की फिर डिमांड आने लगी कि हाँ ठीक है, हमारे साथ एक फेयर रिलेशनशिप होना चाहिए, हमें फेयर वे में ट्रीट करना चाहिए। देन सोसाइटीज इवॉल्व होने लगी, एंड जो थर्ड फैक्टर जो था दैट वाज द ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ गए थे। दैट मीन्स कि ग्लोबल लेवल पे कंज्यूमर की राइट्स का कॉन्सेप्ट आने लग गया था, एंड उससे इन्फ्लुएंस होके जो इंडिया के जो सोशल एक्टिविस्ट है उन्होंने फिर कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट किया इन 1960s। 1960s में कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुए विच अल्टीमेटली फोर्स गवर्नमेंट कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए इन 1986, एंड देन फिर हमने ऑफिशियली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लीगलाइज किया एंड उसको रिकग्नाइज किया दैट ओके वी नीड दिस पर्टिकुलर एक्ट और द रिकग्निशन फॉर द कंज्यूमर। ओके, सो आज के इस वीडियो में यही सारे कॉन्सेप्ट्स पे हम फोकस करेंगे, दैट व्हाट वाज द नीड, द अर्जेंसी क्या थी, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, एंड इसको 2016 में अमेंड किया गया तो व्हाट वर द की अमेंडमेंट्स, हमारे पास चैलेंजेस क्या हो रहे हैं कि अभी तक हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन कितना अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, एंड देन दी वे फॉरवर्ड कि हम इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आज का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो हम स्टार्ट करते हैं बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द इंट्रोडक्शन, दैट व्हाट इज अ कंज्यूमर राइट्स। इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो कंज्यूमर राइट्स क्या है? आर द लीगल एंटाइटलमेंट्स जो उसको दिया जाता है फ्रॉम द इंडिविजुअल, जो प्रोटेक्ट करता है फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि यहाँ पे सरकार आपको बोलती है कि आपके पास राइट्स है कि कंज्यूमर का एक फेयर और एक ट्रीटमेंट रहे, इन इंश्योरेबल ट्रीटमेंट रहे इन मार्केट बेसिस। क्योंकि फेयर ट्रीटमेंट की बात कहाँ से आ जाती है? जब हम देखते हैं
कि कई सारे कंज्यूमर्स का मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि आपको 100% आपका वेट लॉस होगा, 100% आपकी स्किन फेयर होगी, राइट, बिना एक्सरसाइज के आपका वेट लॉस हो जाएगा, आप ये प्रोटीन लीजिए, ये मास गेनर लीजिए और एक्सेट्रा एक्सेट्रा लीजिए। तो इसके अंदर होता है कि दो चीज़ें होती है। अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं वेट लॉस का, तो या तो वहाँ पे नो इफेक्ट आएगा या फिर वहाँ पे साइड इफेक्ट आ जाएगा। तो जब नो इफेक्ट आ रहा है तो कंज्यूमर ने जितना पैसा दिया उसको रिजल्ट मिला नहीं है। बट अगर साइड इफेक्ट आ गया तो कंज्यूमर ने पैसा दिया है जो नहीं मिला है, और उसके साथ उसको हेल्थ में कंसर्न्स भी रेज हो गए हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो हेंस उससे ओवरकम करने के लिए कंज्यूमर राइट्स का कॉन्सेप्ट आया कि एक लीगल एंटाइटलमेंट होना चाहिए। जो आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज को परचेज करो तो एक फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर का ये इंफॉर्मेशन है, ये पर्टिकुलर गुड्स है या सर्विसेज है, उसके ये इंग्रेडिएंट्स है। एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो एक नेसेसरी होती है कंज्यूमर के लिए, वो ज़रूरी है। और कंज्यूमर को इसके बारे में अवेयरनेस भी लाओ कि आपको, कि बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं कि वो पैकेट पैकेट के पीछे क्या चीज़ें लिखी है वो कभी पढ़ते ही नहीं है। ऑब्वियसली उसको, वो पैकिंग पे प्रिंट भी इस तरीके से होता है, इतने स्मॉल लेटर्स में, कि वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट भी नहीं करता कि आप पढ़ो, राइट। तो ये भी एक टैक्टिक है, दिस इज ऑल्सो टैक्टिक फ्रॉम द प्रोड्यूसर। तो ये इज नॉट जस्ट फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, बट प्रोड्यूसर की भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ओके, अब इसको और बेटर तरीके से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि कॉपरा एक्ट आया गया, राइट, जिसको 1986 में लाया गया। इसका मेजर था टू सेफगार्ड द कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड मेकिंग इट अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन इन इंडिया। इसके दो मेजर फीचर्स थे। पहला है कि ये एक्ट ने एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया कि हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क है, और उसके लिए एक 3 टायर का सिस्टम बनाया जिसके अंदर रिड्रेसल हुआ डिस्प्यूट्स का एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एज वेल एज दी नेशनल लेवल। और 2022 में द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन लाए थे, एनसीआरडीसी, सॉरी एनसीडीआरसी, जिसने अराउंड 25,000 केसेस सॉल्व किए। तो ये बताता है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम। हालांकि इसको अमेंड भी किया गया था 2016 में। तो इसके की फीचर्स थे, पहला कि एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई जो प्रमोट करेगा एंड प्रोटेक्ट करेगा कंज्यूमर राइट्स को। फिर कुछ नए राइट्स आए गए, दैट इज राइट टू रिड्रेसल एंड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इनको एक लीगलाइज किया गया। एंड ऑनलाइन कंप्लेंट का मैकेनिज्म लाया था क्योंकि हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे थे। तो जो हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म को इफेक्ट किया कि ठीक है, आप ऑनलाइन कंप्लीट भी कर सकते हो, एंड ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी लाया, दैट टू ऑनलाइन, राइट। सो दैट मीन्स इससे पहले अगर हम देखते हैं कि हमारे पास राइट टू रिड्रेसल नहीं था और ना ही हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन थी, बट इसके बाद में राइट टू इन्फॉर्मेशन आई गई। बट अभी भी इसके अंदर अमेंडमेंट की ज़रूरत है। जैसे हमने कहा कि वो इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है वो इस तरीके से प्रेजेंट की जाती है कि दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंज्यूमर उसको पढ़ता नहीं है क्योंकि उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। सो मे बी एक वे फॉरवर्ड जो हम एग्जाम में लिख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवा रहे हैं वाया प्रोड्यूसर, उसको और बेटर वे में प्रोड्यूस करवाओ ताकि कंज्यूमर उसको अच्छे से पढ़े, राइट। अब जब राइट्स की बात हो रही है तो हमारे पास टोटल राइट्स अब कितनी हो गई है फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट इज राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन एंड राइट टू रिप्रेजेंटेशन, राइट। सो इट मे बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अब जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है जो कॉपरा के अंदर इस्टेब्लिश हुई है, जिसका मेजर काम था टू एड्रेस द कंज्यूमर कंप्लेंट्स, राइट, एंड द डिस्प्यूट्स। सो ये 3 लेवल पे गया था, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट पे और नेशनल लेवल पे। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है दिस पर्टिकुलर कमीशन, कि जो प्रोसेस हो रहा है इट शुड बी यूजर फ्रेंडली। तो 2022 में एक डेटा आया कि ऑलमोस्ट 3 लाख केसेस फाइल्ड हुए थे अक्रॉस वेरियस कमीशंस फॉर इसके लिए। सो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इंक्रीजिंग कंज्यूमर इंगेजमेंट इन सीकिंग जस्टिस, यानी कि कंज्यूमर में एक अवेयरनेस आ रही है दैट हो कि अगर आपके साथ इनजस्टिस होगा तो आप इस तरीके से कमीशन में अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। सो ये चीज़ बता रहा है कि आपका अवेयरनेस बढ़ रहा है, राइट। बट यहाँ पे जो मेजर कंसर्न आ जाता है कि इसकी प्रैक्टिकलिटी पे आ जाता है कि क्या ये प्रैक्टिकल कितना है फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड क्या इसकी अवेयरनेस कितनी है, और जो अवेयरनेस है उसकी एडवोकेसी कितनी है। तो जो अगर अवेयरनेस की बात करें तो
कंज्यूमर्स को एजुकेट करना अबाउट देयर राइट, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड अल्टीमेटली वो उनको एम्पावरमेंट भी करता है और उनको एक इन्फॉर्म चॉइस लाने के लिए करता है। तो जब आप इकोनॉमी में कंज्यूमर को आप पढ़ाओगे रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो वो पढ़ने के साथ वो एक अपनी चॉइस बताएगा कि दैट ओके मेरे को ये टाइप का मैगी पसंद है, ये टाइप का कोका कोला पसंद है, या वेरियस अदर चीज़ें जो पसंद है, तो वो अपनी एक इन्फॉर्म चॉइस बताएगा। तो ये इन्फॉर्म चॉइस से क्या करेगा कि वहाँ पे मार्केट में एक एवोल्यूशन आएगा। एवोल्यूशन में ये रहेगा कि जो प्रोडक्ट्स पहले आ रहे थे उनमें अब चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि कंज्यूमर्स उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये एक फैक्टर रहता है। तो हम कह सकते हैं कि दे आर वेरियस ग्रुप्स लाइक कंज्यूमर इंटरनेशनल एंड कंज्यूमर वॉइस जो एडवोकेट करते हैं दैट कंज्यूमर राइट्स के बारे में, उसको वो अवेयरनेस लाते हैं कि उनको और भी ज़्यादा रिसोर्सेज लाने के लिए। इसका एक बेसिक एग्जांपल है कि कैंपेन आया था वोकल फॉर लोकल, जिसके अंदर ये बताया गया था कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को आप बेचिए। तो जितना ज़्यादा आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को बेचोगे उतना ज़्यादा आप डोमेस्टिक कंज्यूमर की डिमांड समझोगे, और जितना ज़्यादा उनकी डिमांड समझोगे उसके अकॉर्डिंगली आप सप्लाई करोगे। सो अल्टीमेटली इसमें दोनों का फायदा है। जैसे प्रोड्यूसर का भी फायदा है कि कंज्यूमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए वो आप दे पा रहे हो, और कंज्यूमर का भी फायदा है कि उसके साथ कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस नहीं हो रही है क्योंकि ये पूरा फेयर वे में हो रहा है। सो आप इस तरीके से एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी भी कई सारे चैलेंजेस है कि इवन दो 3 लाख केसेस फाइल्ड हुए हैं, बट अभी भी बेसिक चैलेंज ये होता है कि लोगों को अपनी अनअवेयरनेस है इसके लिए। मतलब उनको राइट्स पता है लेकिन वो राइट्स को अवेल करने के लिए प्रोसेस क्या है वो पता नहीं है। अगर प्रोसेस पता भी है तो पीपल आर सो लतार्जिक और जो लेजी हम कह सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दिस इज अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। तो इतने ज़्यादा कम्बरसम प्रोसेस का हम पार्ट नहीं बनना चाहते, राइट। हम जुडिशरी के चक्कर करना नहीं पसंद है हमें। तो उस तरीके की चीज़ें हैं अभी भी इंडिया में, राइट। तो ये एक इशू है। दूसरा इशू हो जाता है कि इसके अंदर डिले और बैकलॉग बहुत सारा है। अगर डिले और बैकलॉग का अगर हम डेटा देखते हैं, तो फैक्ट देखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन तो अनअवेयर है। एंड जो डिले की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में 35% से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, राइट। दैट मीन्स ये केसेस में 35% का इंक्रीमेंट हुआ है। जैसे इंक्रीमेंट में अगर फिगर देखते हैं जो 2019 है उसके अंदर ऑलमोस्ट 58,000 पेंडिंग केसेस थे। अब 2023 में वो बढ़ के 80,000 पेंडिंग केसेस हो गए। सो दिस इज जस्ट अ पेंडिंग केस। ये पेंडिंग केसेस है, तो ये पेंडिंग केसेस इंक्रीज हुए। टोटल केसेस तो अलग है, ये पेंडिंग केसेस है। तो दैट मीन्स कि पेंडिंग केसेस के रजिस्ट्री में 35% का इंक्रीमेंट आया, मतलब इंक्रीज हुआ है। सो दिस इज शोइंग दैट ओके हम इतना ज़्यादा हमें अवेयरनेस तो हम कर पा रहे हैं कि एटलीस्ट पहले ऐसा था कि 58,000 केसेस थे पेंडिंग, अब 80,000 केसेस पेंडिंग है। में अवेयरनेस हो रही है, राइट। लोग केस भी फाइल कर रहे हैं, बट इसका जो एक्चुअल वर्क होना चाहिए जुडिशरी का वो नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इसके बैकलॉग का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जुडिशरी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसको अच्छे से टैकल करने के लिए। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का मेजर इशू है। दूसरा है कि देयर आर सेवरल केसेस जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए, उसको हम अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी एक न्यूज़ में आया था ना, देयर इज अ फूड फार्मर करके एक सोशल इन्फ्लुएंसर है, यानी कि वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुए थे कि उन्होंने मैगी है या नेस्ले है ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए वीडियो बनाई, और वो वीडियो इतनी वायरल हुई कि उनको वो चेंज करना पड़ा उसके अंदर का इंग्रेडिएंट, राइट। मेरे को एग्जैक्ट वो कौन सा प्रोडक्ट था वो याद नहीं आ रहा, बट दिस इज व्हाट कि एक एडवोकेसी हो रही है कि वो अवेयरनेस को और ज़्यादा फैला रहे हैं। बट इसके चलते क्या हो रहा है कि केसेस में कॉम्प्लेक्सिटी इशू आ रहा है। जब अब वो एक ऐसा प्रोडक्ट था जिससे ऐसा था कि इतने सालों से हम उसको यूज़ ही कर रहे थे, तो इस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो उसको अब मार्केट में अचानक से रोकना और उसका एक ऑल्टरनेटिव लेके आना, सो दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क, राइट। सो ये सारी चीज़ें क्या बोल रही कि कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रही है। और जो थर्ड रीजन आ जाता है कि जो जुडिशरी है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, कि जो जुडिशियल इकोसिस्टम है हमारे पास वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे कि हम ये सारे जो डिले और बैकलॉग है उनको हम जल्द से जल्द खत्म करें। सो दीज आर दी सेवरल इश्यूज जो परसिस्ट करता है हमारे इकोनॉमी में या सोसाइटी में, हम कह सकते हैं, राइट। तो अब सेफ्टी रेगुलेशंस हमें क्या लेके आना है? सबसे पहले है कि ये सिर्फ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि आप ये दोनों की डिमांड और सप्लाई को एक मैच करवा दो, कि आप प्रोड्यूसर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आओ कि ठीक है ये कंज्यूमर की ये डिमांड है,
तो आप वो डिमांड को सेटिस्फाई करोगे तो कंज्यूमर फिर वो कंप्लेंट ही नहीं करेगा, राइट। और कंज्यूमर को भी अवेयरनेस लेके आओ कि आपकी ये सारी राइट्स है। और पॉइंट है कि कंज्यूमर को अपने हेल्थ के बारे में ही नहीं पता कि उनको कौन से टाइप का प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। तो ये सब भी एक डिफरेंट टास्क है। अभी तक ये इतना हुआ नहीं है, तब जाके इतनी कंप्लेंट हो रही है। अगर ये हो गया तो सोचिए 140 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया में, अगर आधी पॉपुलेशन भी कंप्लेन करती है, यानी कि 70 करोड़ ने अगर कंप्लेन कर दिया, तो 70 करोड़ का रिड्रेसल मैकेनिज्म कैसे होगा। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है इंडिया के पास वो चीज़ के लिए, राइट। तो पॉइंट है कि यहाँ पे हमें लाने की ज़रूरत है। तो उसके अलावा जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो क्वालिटी और बेंचमार्क वगैरह सेट करता है, राइट। सो सच एज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए या फूड प्रोडक्ट्स हो गए, तो वो वहाँ पे रेगुलर मेंटेन करता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप ये तीनों चीज़ों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन ले आओगे, तो हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर का ट्रस्ट एंड वो हाईलाइट करेगा द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, राइट। तो कंज्यूमर का ट्रस्ट लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस सिनेरियो में। सो फ्रॉम कंक्लूडिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम ये चीज़ कह सकते हैं दैट कंज्यूमर राइट्स आर वेरी मच वाइटल फॉर इंश्योरिंग फेयर प्रैक्टिसेस इन द मार्केट प्लेस एंड प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। एंड इसका जो अवेयरनेस, एडवोकेसी एंड इफेक्टिव एनफोर्समेंट आप जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे, उतना ज़्यादा कंज्यूमर को हेल्प मिलेगा कि उसके साथ फेयर ट्रेड टाइप की प्रैक्टिसेस रहे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम कह सकते हैं कि वी मस्ट एनकरेज businesses that should maintain high standard, जो contribute करेगा to the overall economic growth के लिए, right। So this was it from today's video. As I said, it's a very small and simple video, so just इसको recall करो, इसको refer करो, book को continue इसको read करो, and that is it. You will ace this examination, right। So see you all next time. Till then, stay safe and study well. Thank you.